Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram and you are watching your own channel Honest Tutorial. Friends, today we are going to discuss about the another type of business service, that is banking. So let's start with the meaning of the banking. What is the meaning of the banking? According to the Reserve Bank of India, bank is an institute which collects deposits in order to lend them with condition to return it at the end of the fixed term or whenever it is demanded. बैंक जो है वो एक इंस्टीट्यूट है जो डिपॉजिट कलेक्ट करे, यानी कि जो उसके कस्टमर्स है, यानी कि जो अकाउंट होल्डर्स जो है उनसे वो डिपॉजिट्स, यानी हम लोग अगर हमारा बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं तो हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो हम जो सेविंग्स कर रहे हैं, जो अकाउंट में हमने डिपॉजिट किया, तो वो कलेक्ट करती है बैंक एंड इन ऑर्डर टू लेंड। और वो जो रुपए उसने कलेक्ट किया उसमें से वो पब्लिक को, जिसको लोन चाहिए, अलग अलग प्रकार की लोन्स होती है, जैसे कि गोल्ड लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, व्हीकल का लोन है, तो ये सब प्रकार की लोन देती है। लैंड देम विथ कंडीशन टू रिटर्न इट। तो अगर लोन देती है तो उसके लिए कंडीशन भी है कि इतने टर्म में आपको वो पैसा वापस हमें देना है। रिटर्न इट एट द एंड ऑफ द फिक्स टर्म और वट एवर वेन एवर इट इज डिमांडेड। तो उसकी जो फिक्स टर्म जो होगी, यानी जो अगर 5 साल के लिए अगर लोन ली है तो 5 साल के बाद आपको वो लोन लौटानी है। और अगर जब कस्टमर से अगर हमने डिपॉजिट ली है तो कस्टमर को जब उसका पैसा वापस चाहिए तब वो उसके डिमांड के उसको वापस भी हम लोग पैसा देंगे। तो बिजनेस सर्विस के अंदर जो बैंकिंग जो है हमारा, वो हमारी एक इंश्योरेंस एक सर्विस थी बिजनेस सर्विस में, उसके बाद हमारी पोस्टल सर्विस थी, उसके बाद हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउस है, और उसके बाद एक और बिजनेस सर्विस है, वो है हमारा बैंकिंग। तो बैंकिंग के अंदर क्या होता है, बैंक एक इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक के पास से डिपॉजिट लेती है और वो डिपॉजिट में से लोन प्रोवाइड करती है। इसकी सेकंड मीनिंग हम लोग देखें तो क्या है, द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड बैंक। वो इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है उसे बैंक बोलते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करता है बैंक। फर्स्ट, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विसेज बैंक परफॉर्म्स अदर एक्टिविटीज टू। एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, यानी जितने भी लोग, हम लोग अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो कौन सा खुलवाएंगे, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। फिर बिजनेस पर्पस के लिए अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो कौन सा खुलवाएंगे, करंट अकाउंट खुलवाएंगे। और उसके अलावा हम लोग कुछ फिक्स टर्म के लिए अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो ये भी डिपॉजिट हो गया। और अगर मंथली इंस्टॉलमेंट में अगर हमको डिपॉजिट करवाना है एक फिक्स एक अमाउंट को, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये सारे डिपॉजिट्स है जो बैंक हमारे पास से एक्सेप्ट करती है, और उसके अलावा दूसरी सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करता है। और दूसरा उसका फंक्शन है टू इन्वेस्ट और लैंड मनी, बट इन प्रेजेंट टाइम अ बैंक डज अदर फंक्शंस टू। और जो हमने डिपॉजिट किया उसी पैसे से वो बैंक क्या करती है, डिपॉजिट जो हमारी आई है उसी पैसे से वो लेंड करती है, यानी कि लोन प्रोवाइड करती है, बराबर है। या तो फिर वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है ताकि बैंक का इम्प्रूवमेंट हो, बैंक का डेवलपमेंट हो, इसके लिए। और आज के टाइम के ऊपर बैंक जो है वो लेंडिंग मनी एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज और फंक्शंस यहाँ पे काम करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। Apart from this, banking service have been developed very well and variety is found in its service too. There is an immense growth in the services offered by bank and the focus is on customers. बैंकिंग सर्विस के अंदर जो एक्सेप्ट डिपॉजिट और लैंडिंग मनी के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज आज के टाइम के ऊपर बैंक हमें प्रोवाइड करती है, क्योंकि बैंक को अब ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ करने के लिए इसके अलावा और भी हमें पब्लिक को या कस्टमर्स को जो है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा और उनको दूसरी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो बैंक को ग्रो करने के लिए, बैंक का ग्रोथ करने के लिए बैंक ने दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ द बैंक, यानी बैंक जितने भी काम कर रही है वो सबका लिस्ट बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। फंक्शंस ऑफ बैंक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो उस बैंक जो काम कर रही है वो फंक्शंस को, यानी जो काम कर रही है उसको हम दो विभाग में उसका बांट सकते हैं। पहला है जो मेन फंक्शन एंड सेकंड वन इज द सब्सिडरी फंक्शन। तो हम लोग पहले देखते हैं कि मेन फंक्शन क्या है बैंक का।
मेन फंक्शन में सबसे पहला आएगा टू एक्सेप्ट और कलेक्ट डिपॉजिट। बैंक क्या करेगी, हमसे पैसा एक्सेप्ट करती है, यानी अगर हमने दिया तो वो एक्सेप्ट करेगी या हमसे कलेक्ट करती है। बैंक एक्सेप्ट सम सरप्लस अमाउंट एज डिपॉजिट्स, द बैंक पेज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर्स। The biggest responsibility of bank is to maintain trust of the deposit holders or the customers who invests money in the bank. Bank accepts various types of deposit as per different rates of the interest. बैंक क्या करती है, हमारे पास से जो हमारा जो बचा हुआ पैसा, सरप्लस अमाउंट यानी बचा हुआ जो हमारा पैसा है, वो हम लोग कहाँ रखते हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए बैंक में रखते हैं, तो उसको वो एक्सेप्ट करती है, उसको वो खुद संभाल के रखती है। बैंक जब संभाल के रखती है, उसके अलावा हमें और क्या देते हैं, एक तो हमारा पैसा बैंक संभाल के रखती है, ऊपर से वो हमको इंटरेस्ट देती है। हमारा ही पैसा जो बैंक के अंदर पड़ा है, हमारे पैसों को वो सेफली उन्होंने संभाल के रखा है और उसके ऊपर से वो हमको उसका इंटरेस्ट भी पे कर रही है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, सारे अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट वो बैंक हमको पे नहीं करेगी। सिर्फ सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है उस पर मिलता है करंट अकाउंट, यानी जो बिजनेस पर्पस का जो अकाउंट है उसे बोलते हैं करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट के ऊपर बैंक कोई इंटरेस्ट देती नहीं है। हाँ, बैंक करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है, यानी करंट अकाउंट में जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके अंदर वो चार्ज भी हमसे लेगी। द बैंक मेनली एक्सेप्ट 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। बैंक 4 प्रकार के डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। पहला है सेविंग अकाउंट, सेकंड वन इज द करंट, थर्ड वन इज द रिकरिंग डिपॉजिट एंड फोर्थ वन इज द फिक्स्ड टर्म अकाउंट। ये 4 प्रकार के अकाउंट है। ये 4 प्रकार के अकाउंट के अंदर बैंक हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। लेकिन एक चीज, ये जो चारों प्रकार के जो अकाउंट है उसका डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा, वो आप लोग देखिएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर, बराबर। तो ये पहला मेन फंक्शन क्या था, टू एक्सेप्ट और कलेक्ट डिपॉजिट। नाउ द सेकंड फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, टू लेंड मनी। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स, अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स में से बैंक ने डिपॉजिट हासिल कर लिए। थस द बैंक लेंड्स मनी टू द बोरोवर्स which it has collected as the deposits from different accounts। बैंक फिर क्या करेगा, जो हमसे जो कलेक्ट किया वो दूसरे किसी को जिसको लोन चाहिए उसको वो पैसा लेंड करेगी, यानी कि उसको देगी, एज अ लोन देगी। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर्स। बैंक जब हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो हमें क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। इन द सेम वे द बैंक लेंड मनी टू द नीडी पीपल एट ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट पेज टू द डिपॉजिट होल्डर। और फिर बैंक क्या करती है, अगर मुझसे अकाउंट में सेविंग अकाउंट में अगर मैंने पैसा डाला है तो मुझे इंटरेस्ट दे रही है, और मेरा जो पैसा बैंक के पास पड़ा है उससे उसने किसी और को लोन दिए, तो उस जिसको लोन दिए उससे वो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। तो वो जो हायर इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होगा वो ज़्यादा, उसके पास इनकम आएगी, उसमें से मुझे इंटरेस्ट यहाँ पे करेगी। तो ये एक इसका फंडा होता है। द बैंक गेन्स प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बैंक इसी तरह से प्रॉफिट कमाती है। लोन जिसको दिए उसको ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसमें से थोड़ा हिस्सा जो है वो जिसके पास से एक्सेप्ट किया था उसको वो वापस दे देगा इंटरेस्ट, बराबर है। तो जो बाद में जो बीच में जो डिफरेंस जो बचा उसको बोलेंगे बैंक के लिए वो प्रॉफिट। सपोज के अगर मैं बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाता हूँ तो अभी जो रेट चल रहा है वो है 3.5% इंटरेस्ट रेट। तो अगर मैं डिपॉजिट करता हूं तो बैंक मुझे उसके ऊपर पर ईयर 3.5% मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करेगी। अब लोन्स अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की लोन के ऊपर अलग अलग उसके जो होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो अगर व्हीकल के लिए अगर कोई लोन लेता है तो उसके ऊपर 10% चार्ज किया जाता है, तो वो जिसने लोन लिए वो बैंक को 10% देगा, वो 10% देगा, उसमें से मुझे कितना मिल रहा है, 3.5% मेरे डिपॉजिट के ऊपर मिल जाएगा। तो जो सरप्लस यानी जो डिफरेंस अमाउंट जो रही 6.5%, वो क्या हो गया, बैंक के लिए प्रॉफिट हो गई। बैंक के लिए प्रॉफिट है, यानी उसमें से उसके एम्प्लॉयज का खर्चा, जो भी एसेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी, ये सब उसमें से खर्चा उसी में से बाद होगा। तो बैंक इसी तरह से ये सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है, तो इस तरह से हमारा पैसा लेके किसी और को देके उससे इंटरेस्ट चार्ज करके हमें इंटरेस्ट पे करती है, और जो डिफरेंस जो अमाउंट बचता है उसमें से बैंक अपना खुद का खर्चा भी निकालती है और अपना प्रॉफिट भी इसमें कमाती है। द बैंक लेंड्स मनी एज पर गिवन बिलो। बैंक किस तरह से लैंड मनी करता है, किस तरह से पैसा देता है, तो पहला थ्रू ए लोन। द बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर आइदर ए लॉन्ग टर्म और ए शॉर्ट टर्म। बैंक लोन प्रोवाइड करती है तो लंबे समय के लिए, अगर मकान खरीदना है, मकान के लिए अगर लोन लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए।
लेकिन अगर हम बाइक खरीदेंगे, अगर गोल्ड लोन करते हैं, तो उसके शॉर्ट टर्म होता है, 3 इयर्स, 2 इयर्स, 5 इयर्स के अंदर वो खत्म हो जाता है। इन सम काइंड ऑफ लोन्स हाइपोथिकेशन इज नेसेसरी, while in some kind of loans hypothecation is not necessary। हाइपोथिकेशन यानी क्या होगा? देखो, सपोज अगर हम लोग ने बाइक खरीदते हैं, तो हमने लोन पे अगर बाइक खरीदी है, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर जब हमारा आरसी बुक बनती है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, जिसके पास भी व्हीकल्स है उन्होंने सुना होगा कि उसकी एक आरसी बुक बनती है। तो आरसी बुक जो बनती है उसके अंदर लिखा होता है बैंक का लोन चल रहा है, तो उसमें लिखा होगा कि ये बैंक का लोन चल रहा है। तो कभी भी ये ओनर, जो गाड़ी का ओनर वो बेचने जाएगा, तो सामने वाले को पता चलेगा कि भाई ये गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी लोन चल रही है। तो इसे बोलते हैं हाइपोथिकेशन, यानी कि जिस बैंक का लोन चल रहा है उसकी, क्योंकि गाड़ी तो उसके अल्टीमेट जो क्या है कि दो अभी शोरूम से गाड़ी छोड़वा ली, तो गाड़ी तो हमारे पास आ गई है, तो बैंक के पास क्या पड़ा है? कुछ भी नहीं पड़ा ना अभी तो। हमारा कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर से तो कुछ नहीं होगा। तो ये आरसी बुक जो है उसके अंदर बैंक का नाम लिख दिया, तो उससे पता चलेगा कि ये जो गाड़ी है उसके ऊपर एक लोन चल रही है। इसे बोलते हैं हाइपोथिकेशन। तो कुछ लोन्स ऐसी होती है जहां पे सिक्योरिटी में हम कुछ दे नहीं सकते, तो उस लोन के ऊपर क्या होगा? हाइपोथिकेशन लगेगा। क्योंकि अभी मैं बैंक, अगर मैंने लोन के ऊपर अगर बाइक खरीदी है, तो सिक्योरिटी में बैंक के पास क्या पड़ा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि गाड़ी तो मेरे पास है और पैसा भी बैंक ने मुझे दिया, तो सिक्योरिटी पर्पज से बैंक के पास कोई भी चीज पड़ी नहीं है। तो इसीलिए जब आरटीओ के अंदर हम जाते हैं, तो वहां पे जो आरसी बुक निकलती है, वो आरसी बुक के अंदर लिखा होगा हमारा, बराबर है, कि ये बैंक की लोन चल रही है, ताकि ये जब गाड़ी अगर आगे जब अगर प्रोसेस में जाए, यानी कि आगे किसी और को बेचने जाए, तो पता चलेगा कि इसके ऊपर लोन चल रही है। जब लोन फिनिश हो जाएगी, तब ये ऑटोमेटिक बैंक हमको एक एनओसी देता है, और वो एनओसी हमें आरटीओ में सबमिट करना पड़ेगा। तो आरटीओ से फिर हमें एक दूसरा आरसी बुक मिलेगी, या तो उस आरसी बुक के अंदर से वहां से मिटाया जाएगा कि अब ये बैंक की लोन खत्म हो चुकी है। Such loans are provided to the either businessman or an individual or industrialist against which the bank demands for guarantee। जो लोन्स दो दे रही है बैंक, वो बिजनेसमैन को देगी, शायद किसी इंडिविजुअल व्यक्तिगत को भी दे सकती है, या तो कोई इंडस्ट्रीज को देगी, और इसके अगेंस्ट में बैंक क्या करेगी? गारंटी में कोई चीज मांगेगी, सामने कुछ चीज उसको चाहिए। इन प्रेजेंट टाइम होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कैश क्रेडिट, मशीनरी लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा आर अवेलेबल। कितने प्रकार की लोन है देखिए आप, यहाँ पे होम लोन है। अगर होम लोन लेते हैं तो क्या होगा? मकान का जो दस्तावेज होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है, वो बैंक के पास पड़ा रहेगा गारंटी में। कार लोन लिया तो आरसी बुक के अंदर हमारा क्या होगा? हाइपोथिकेशन आ जाएगा। एजुकेशन लोन लेंगे तो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे एज ए गारंटी। कैश क्रेडिट है, मशीनरी लोन है, तो ये सब चीज़ें लोन जो होगी उसके अंदर कुछ ना कुछ गारंटी कंपनी या इंडस्ट्री या तो इंडिविजुअल या बिजनेसमैन को सामने बैंक को भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेकंड फैसिलिटी एक तो हो गई किस तरह से लेंड करता है, तो एक तो थ्रू लोन, लोन दे के। दूसरा कौन सा आएगा? एक और होगा बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। या तो वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देगी, या तो कैश क्रेडिट की फैसिलिटी देगी। ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इफ अ करंट अकाउंट होल्डर withdraws more amount than the balance of that account of a predetermined limit and short duration of time, it is called overdraft। The duration of overdraft is short, but when the duration is predetermined, then it is known as the cash credit। अब देखिए ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मेरा करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट कौन खोलेगा? बिजनेसमैन खोलेगा, बिजनेस के पर्पज के लिए खोला है। अब 10 लाख रुपए मेरे बैंक के अकाउंट में पड़े हैं, और मुझे अभी टेम्पररी 12 लाख रुपीस की अगर मुझे जरूरत है, तो बैंक मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी 2 लाख रुपए की। कितने की? 2 लाख, यानी ये मुझे इंस्टेंट लोन मिल गई। तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मुझे जितने दिन तक मैं ये 2 लाख रुपए जो एक्सेस मैंने जो ज्यादा विड्रॉ किए है, वो जब तक मैं उसको वापस डिपॉजिट नहीं करता हूँ, उतने दिन जब मैं उसको डिपॉजिट करूंगा, तो उतने दिन का ये 2 लाख रुपीस का मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये मेरे को क्यों ये फैसिलिटी दी? क्योंकि मेरा जो बिजनेस के लिए मैंने जो अकाउंट खोला है, तो मेरा बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन न रुके, इसलिए बैंक ने मुझे ये फैसिलिटी दी। फिर से समझा रहा हूँ, 10 लाख रुपए मेरे पास बैंक में डिपॉजिट पड़े हैं, और मुझे अभी 12 लाख की अगर जरूरत है विड्रॉ करने के लिए, मुझे जरूरत है बिजनेस का कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए 12 लाख की, तो 2 लाख रुपए मुझे ज्यादा चाहिए। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवर का मतलब क्या? ज्यादा, ज्यादा फैसिलिटी मुझे दी। 10 से और भी 12 लाख रुपए मैं उठा सकता हूँ, 2 लाख की मुझे इन्होंने फैसिलिटी दी, तो 2 लाख रुपए जो ज्यादा दिए वो मेरे लिए हो गई लोन। तो इसे बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। और ये 2 लाख रुपए में जिस दिन मैं जमा करता हूं,
तो साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट रेट उसके अंदर फिक्स होगा कि इतना आपको, जितने दिन के लिए मैं ये 2 लाख रुपए इस्तेमाल करता हूँ उतने दिन का मुझे इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और कैश क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ओवरड्राफ्ट के अंदर ड्यूरेशन जो है, टाइम पीरियड है वो शॉर्ट होगा। सपोज कि मैंने 12 लाख क्यों उठाया, मुझे ट्रांजैक्शन करना था, तो जैसे ही मेरे पास 2 लाख आएंगे मैं तुरंत वो डिपॉजिट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि मैं जितने दिन ज्यादा लेट करूंगा उतने दिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कि फटाफट ये जमा हो जाएंगे। और कैश क्रेडिट में क्या होगा, उसका जो टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो ऑलरेडी फिक्स होगा कि आपको 3 महीने में या 6 महीने में उसका पैसा भरना है, तो इसको बोलेंगे कैश क्रेडिट। यानी बैंक ने अभी हमको कैश की क्रेडिट की एक हमको लिमिट दी है कि आप भाई आपके अकाउंट में जब भी पैसा हो, जितना भी पैसा हो, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको 5 लाख या 2 लाख की जरूरत है तो आप वो विड्रॉ कर सकते हैं, और विद इन इतने पीरियड टाइम के अंदर आपको वो पैसा जमा करना पड़ेगा, और उसके ऊपर साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो पहले से डिसाइडेड होगा। तो ये हो गया हमारा किस तरह से हमको लोन मिलती है। तो 2 प्रकार हो गए, एक तो डायरेक्ट लोन हो गया और एक हो गया ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। नाउ इन्वेस्ट कैसे करती है बैंक, एक तो हो गया एक्सेप्ट करना, दूसरा हो गया लोन देना। अब इन्वेस्ट, तो बैंक जो है उसको भी अपना डेवलपमेंट तो करना है, तो किसी न किसी जगह पे उसको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। द बैंक कैन नॉट गेट बेनिफिट इफ इट इज नॉट एबल टू इन्वेस्ट एंड लेंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। जो डिपॉजिट उसके पास आई है वो, और उसका जो कैपिटल है, अगर वो कहीं जगह पे अगर इन्वेस्ट नहीं करती तो बैंक का कभी भी ग्रोथ नहीं होगा, बराबर है। An important work of bank is to invest this amount at some secure place and with proper calculation। तो इसका एक महत्वपूर्ण काम क्या होगा बैंक का, कि जो पैसा उसके पास पड़ा है डिपॉजिट का, और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसे, क्योंकि ऐसी कोई सिक्योर जगह पे उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ कैलकुलेशंस करके कि हाँ मुझे गारंटी, हमें बैंक ये सोचेगी कि गारंटी हमें इतना आगे जाके भविष्य में जो पैसा हमने लगाया उसमें से हमको रिटर्न मिलने वाला है। The bank has to invest some percent of total deposit in the government securities according to the rules of the RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक बैंक को गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज, जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती है या बॉन्ड्स होते हैं, उसके अंदर कंपलसरी उनको वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऑन विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। और ऐसे जहां पे वो इन्वेस्ट करेंगे वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कम होगा, लेकिन गारंटी होगी कि ये इनको मिलेगा। इट इज इनएविटेबल फॉर अ बैंक टू गेट इंस्टेंट कैश बाय विड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी और सम एक्सीडेंशियल सिचुएशन, बराबर है। तो जब इमरजेंसी आई या कोई ऐसा सिचुएशन खड़ी हो जाती है तो वहां से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। A bank majorly invest in government securities और in other financial capable units। बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकती है, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में कहीं भी इन्वेस्ट करेगी, या फिर कोई दूसरी भी फाइनेंशियल कैपेबल यूनिट्स है, यानी कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें भी बैंक अपना इन्वेस्टमेंट पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। नाउ द फोर्थ इज द टू डू इंटरनेट बैंक ट्रांजेक्शन, टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। One of the main function of the bank is interbanking। Every bank sometimes faces shortage of money for a very short duration of time, even less than 24 hours। At this time, unused money in a bank is provided to the needy bank to do interbanking transaction। अभी interbanking का मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग बैंक अंदर अंदर ट्रांजेक्शन कर रही है। सपोज के एक एसबीआई की ब्रांच है एक सिटी के अंदर, उस सिटी के अंदर दूसरी एसबीआई की कोई ब्रांच नहीं है, वहाँ पे आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, बहुत सारी अलग बैंक है, लेकिन वो एसबीआई की दूसरी कोई ब्रांच नहीं है। अब जब यहाँ पे अगर एसबीआई के पास पैसा कम पड़ गया, पब्लिक जो डिपॉजिट करेगी तो वो विड्रॉ करने के लिए कभी भी आ सकती है। अब हुआ ऐसा कि बैंक के पास पैसा नहीं है, अभी एसबीआई के पास पैसा नहीं है, तो इसे 24 आवर्स के लिए, इनके टेम्पररी बेसिस के ऊपर इसको भी पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, जो आसपास में जो दूसरी बैंक है वहां से वो बैंक जो है वो पैसा मंगवाएगी। सपोज कि एसबीआई के बाजू में थोड़े नजदीक के अंदर एक एक्सिस बैंक है या तो एचडीएफसी बैंक है, तो जो नजदीक की बैंक होगी वहां से वो पैसा मंगवाएंगे। सो कितना टाइम के लिए, 24 आवर्स के लिए, यानी एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये लोग पैसा मंगवाएंगे। एट दिस टाइम
अनयूज मनी इन द बैंक इज प्रोवाइडेड टू द नीडी बैंक। तो यहाँ पे नीडी बैंक कौन सी हो गई? एसबीआई, क्योंकि इसको जरूरत है। और अनयूज्ड मनी किसका था? जो अगर एक्सिस बैंक के पास एक्सेस मनी पड़ा है, ज्यादा पैसा पड़ा है उसके पास, बराबर है, तो वो पैसा जो नीडी बैंक है उसको यानी कि एसबीआई को वो दे देगा। दिस अरेंजमेंट इज मेड बाय एन एजेंसी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। तो ये जो अरेंजमेंट जो पूरा करता है कि जो नीडी बैंक है उसको पैसा देना और जिसके पास एक्सेस है रुपया वो कौन सी बैंक किसको देगी, ये सारा जो अरेंजमेंट है वो एक एजेंसी अपॉइंट की गई है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के द्वारा, वो ये सब प्रोसेस करेगी। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग और बोरोइंग मनी इज कंप्लीटेड थ्रू द सेंट्रल बैंक। और इसी प्रकार से जो लेंडिंग और बोरोइंग मनी का जो भी प्रोसेस जो है वो पूरा सेंट्रल बैंक जो है वो इस तरह से इसका पूरा काम कंप्लीट करती है। द लेंडर और द बोरोवर डज नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जो लेंडर जो है, जो दे रहा है, बैंक जिसको लोन दे रही है वो, एंड द बोरोवर, लेंडर यानी अभी यहाँ पे बैंक पर्पज से देखे तो लेंडर कौन है? डिपॉजिट होल्डर है, क्योंकि उसने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में। अब उसका पैसा किसको लोन के लोन में पैसा उसका दिया हुआ है वो दोनों को एक दूसरे को पता ही नहीं होगा, यानी वो दोनों एक दूसरे के कहीं भी संपर्क में वो दोनों नहीं है। The problem of the bank for that particular, the lender of the borrower does not come into direct contact with each other. The problem of the bank for that particular time is solved. Thus, when the bank gets the demanded amount, instantly it is called money. अब क्या है, देखो जैसे एसबीआई के पास पैसा कम पड़ गया था और उसने पैसा मंगवाया एक्सिस बैंक के पास से या एचडीएफसी बैंक के पास से या बैंक ऑफ बड़ौदा से, किसी से भी उसने पैसा मंगवाया, तो जब उसको पैसा मिल गया विद इन 24 आवर्स वापस ये अगर कर देता है तो इसको बोलेंगे कॉल मनी। क्या बोलेंगे? इसको कॉल मनी बोलेंगे। द इंटरेस्ट थस द बैंक गेट्स द डिमांडेड अमाउंट इंस्टेंटली, इट इज कॉल्ड कॉल मनी। द इंटरेस्ट हैज टू बी पेड ऑन द रिसीव्ड मनी। दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई एंड इट इज कॉल्ड कोल्ड मनी रेट। तो इसको क्या बोलेंगे? कोल्ड मनी रेट। यानी ये सब कुछ डिसाइडेड होगा इसके ऊपर कितनी अमाउंट मंगा है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है, बराबर है। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए एक बैंक दूसरी बैंक से अगर पैसा मंगवाती है तो इसको बोलते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इंटर बोला है, इंट्रा नहीं है। इंट्रा होता तो क्या होता? इंट्रा होता तो एसबीआई की ही उसी सिटी के अंदर कोई और ब्रांच होती तो वो अपनी पहले एसबीआई की किसी और ब्रांच से पैसा मंगाती, तो उसको बोलेंगे इंट्रा बैंक चार्ज ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रा बैंक। लेकिन इंटर बैंक यानी कि विद इन सिटी दूसरी किसी बैंक से मंगवाया तो उसको बोलेंगे इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो ये जो थे हमारे मेन फंक्शंस ऑफ बैंक थे। अब हम लोग देखते हैं सब्सिडरी फंक्शंस क्या है बैंक के। सब्सिडरी फंक्शंस में पहला है टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कस्टमर जो कर रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बैंक हैज मेनली टू टाइप्स ऑफ कस्टमर, फर्स्ट वन इज द डिपॉजिटर एंड अनदर वन इज द बोरोवर, यानी जो डिपॉजिट कर रहा है वो एक वो हो गया और दूसरा बोरोवर यानी कि जिसने लोन लिए। तो दो प्रकार के कस्टमर उसके पास होंगे। सच कस्टमर्स डू देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस थ्रू बैंक। ये सारे दोनों कस्टमर अपने सारे ट्रांजेक्शन बैंक से ही करेंगे। लोन लेगा तो लोन का इंटरेस्ट भी भरेगा ना, लोन का प्रीमियम भी भरेगा और इंटरेस्ट भी भरेगा, बैंक से ही भरेगा। और जो डिपॉजिट करो बैंक में हमको डिपॉजिट कर रहा है, तो सब कुछ ट्रांजेक्शन किससे कर रहा है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बैंक से कर रहा है। व्हेन अ कस्टमर राइट्स अ चेक्स इन फेवर ऑफ अदर पर्सन, the money is paid to that person by bank on behalf of the person who has written the check। एक कस्टमर है हमारा, अगर वो कोई चेक लिख के हमको देता है तो हम जिस पर्सन के नाम पे उसने चेक लिखा है उस पर्सन के नाम पे हम लोग बैंक जो है वो डिपॉजिटर के बिहाफ के ऊपर उस दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करता है। In the same way, when a person receives a check from the other person, the bank collects money from the person who has returned the check on behalf of the person who has received the check। और इसी तरह से हमारा जो कस्टमर यानी कि हमारे पास जिसका अकाउंट है वो हमें चेक ला के देता है, किसी और ने इसके नाम के ऊपर चेक लिख के दिया था, बराबर, तो वो डिपॉजिट कराने के लिए तो बैंक क्या करेगी? वो चेक को लेगी, फिर जिसने वो चेक लिख के दिया था उसकी बैंक के जो अकाउंट है वहां से ये पैसा मंगवा के ये अपने कस्टमर के अकाउंट में वो डिपॉजिट करेगा। तो ये एक दूसरी प्रोसेस हो गई। इन प्रेजेंट टाइम अ बैंक परफॉर्म्स different tasks on behalf of the customer such as payment of the electricity bills and phone bills, insurance premium and to transfer money from one account to another account। और आज के टाइम के अंदर बैंक सिर्फ ये चेक डिपॉजिट करना और कैश विड्रॉल और लोन देना या कैश एक्सेप्ट करने के अलावा
क्या काम करती है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट भी का भी काम करती है, फोन के बिल्स भी आप लोग इससे भर सकते हो, आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम भी आप लोग डायरेक्ट बैंक के थ्रू भर सकते हो, और मनी ट्रांसफर करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करना है, तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो बैंक हमको देती है। फिर ये हो गया हमारा पहला फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में। अब दूसरा है टू डू ट्रांजेक्शंस एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे वो भी सब करती है। नाउअडेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इज डन कंपलसरी थ्रू बैंक। आज के टाइम के ऊपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो ये हम लोग बैंक के थ्रू ही हम लोग इसके ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, और फॉरेन की एक्सचेंज अगर यहाँ से मैं अगर यूएसए में अगर कोई माल बेचना है तो डॉलर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा करेंसी को। वहाँ से अगर यहाँ पे आता है तो रुपीज़ में, वहाँ से आएगा तो डॉलर आएगा तो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज की जरूर पड़ेगी। तो ये फैसिलिटी भी बैंक हमको प्रोवाइड करती है। द बैंक विच हैज़ ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक performs the task related to foreign exchange and provides services and receives the document related to the foreign trade। जो बैंक को क्या करना है, अगर फॉरेन एक्सचेंज अगर करना है तो उससे पहले सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसकी ये परमिशन लेगा, और बाद में ये टास्क को ये परफॉर्म करेगा कि जो करेंसीज जो आ रही है उसको ट्रांसफर करेगा, इंडियन करेंसी को दूसरी करेंसी में और दूसरी करेंसी को इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करेगा। और इसके लिए जो रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉरेन ट्रेड के यानी कि इंपोर्ट के लिए या तो एक्सपोर्ट के लिए जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है बिजनेस ट्रांजेक्शन के, बराबर है, वो भी इनसे कलेक्ट करेगा। तो ये हो गया सेकंड सब्सिडरी फंक्शन। अब थर्ड फंक्शन क्या है इसका, टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ लेटर रिटन बाय वन बैंक एड्रेस टू द अनदर बैंक। लेटर ऑफ क्रेडिट एक बैंक दूसरी बैंक को लिख के दे रही है। The bank ensures the payment of certain amount and at certain time by the person mentioned in this letter। अब बैंक क्या कहती है, गारंटी देती है पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट के इतना पेमेंट हो जाएगा, एट अ सर्टेन टाइम ये समय के ऊपर इतना पेमेंट हो जाएगा, बाय द पर्सन मेंशन इन द लेटर जो लेटर के अंदर जिस व्यक्ति का नाम लिखा होगा उस व्यक्ति को ये अमाउंट गारंटी से ये समय पे उसको मिल जाएगा। इसे बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये कौन से टाइम पे आएगा, फॉरेन जब एक्सचेंज करेंगे यानी कि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तब ये जरूरत है। क्योंकि सपोज कि मैंने यहाँ से किसी पार्टी को अगर ऑर्डर दिया है, किसी पार्टी ने मुझे ऑर्डर दिया है फॉरेन से, यूएई से या कहीं से भी मुझे अगर ऑर्डर मिला है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो पार्टी मुझे पेमेंट कर देगी, उसके पास पैसा है या नहीं है, वो मुझे आइडिया नहीं होगा। तो उसकी जो बैंक होगी वो वहां से उसने जब मुझे ऑर्डर दिया तो वो बैंक को भी एक देगा कि भाई मैंने इतने रुपए का ऑर्डर दिया हुआ है, ये पार्टी को मैंने दिया हुआ है। तो बैंक को बोलेगा कि भाई इतना अमाउंट मेरे बैंक के अकाउंट में पड़ा है, तो आप एक लेटर लिख के दीजिए। तो बैंक एक लेटर लिखेगी कि इंडिया वाली यानी कि हमारी पार्टी जो इंडिया की हमें एक लेटर लिख के देगी कि हाँ भाई जिसने आपको ऑर्डर दिया है उसका हमारी बैंक के अंदर अकाउंट है, और जो ऑर्डर की जो अमाउंट है वो सर्टेन अमाउंट जो है वो उसके बैंक अकाउंट में पड़ी है, और आप जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट करोगे इतने दिन के अंदर, बराबर है, तो आपके अकाउंट के अंदर वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ये बैंक गारंटी दे रही है, किसको, हमें दे रही है, बराबर है। तो इसे बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। The bank collects certain deposit from the respected person before issuing the letter of credit, or the bank gets guarantee of the same amount। और बैंक क्या करेगी, जो सामने यूएई वाली जो पार्टी जो है हमारी, बराबर है, उससे कुछ चार्ज भी इंटरेस्ट करेगी या तो उससे कुछ गारंटी में लेगी। सपोज के 1 करोड़ का अगर ऑर्डर दिया है उसने तो एटलीस्ट 1 करोड़, पहले तो बैंक क्या देखेगी उसके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है कि नहीं पड़ा है, बराबर, जब पड़ा होगा तो ही वो गारंटी देगी। अब उसने गारंटी दे दी जब अगर बैंक ने, तो बैंक क्या करेगी, वो अमाउंट को लीन मार्क कर देगी यानी उसको ब्लॉक कर देगी। क्योंकि अब बैंक ने गारंटी दे दी ना कहाँ इसके अकाउंट में पड़ा है, तो बैंक खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तो फिर बैंक क्या करेगी, उस अमाउंट को ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक करेगी तो क्या होगा, जो यूए की जो पार्टी है वो उसके खुद के अकाउंट में जो पैसा उठा नहीं पाएगी। द अमाउंट मेंशन इन द लेटर ऑफ द क्रेडिट इज paid at fixed time to the person whom the bank has insured for the same। और अमाउंट जो मेंशन की गई लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर वो उसका जो फिक्स टाइम जो दिया गया उस टाइम के ऊपर इंडिया में जिस पार्टी को उसने ऑर्डर दिया उसको वो यहाँ पे उस समय पे उसको मिल जाएगा। थस लेटर ऑफ क्रेडिट मेक्स द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ट्रस्टवर्दी।
तो लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, वो ट्रस्ट वर्दी हैं कि उसके ऊपर भरोसा हम लोग कर सकते हैं। ऑब्वियसली है, यहाँ से अगर यूएसए, यूएई या फिर कहीं भी हम लोग चले जाए, रसिया में चले जाए, फ्रांस में या पोर्टुगल, कहीं भी अगर हमको ट्रांजेक्शन करना है, हमें कोई डीलिंग करनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा वो पार्टी के पास पैसा है या नहीं है? हम इंडिया में, वो उसके पास क्या है, हकीकत में उसका बिजनेस है या नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है। तो उसके लिए हमें बैंक की तरफ से अगर ये क्रेडिट लेटर आ जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है, तो हम लोग इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ, ये पार्टी जेन्युइन है और ये पैसा हमको हमारा मिल जाएगा, तभी हम लोग उसके ऊपर आगे काम कर सकते हैं। द बैंक अर्न्स इनकम इन द फॉर्म ऑफ कमीशन बाय द ऑफरिंग दिस सर्विसेज। तो बैंक को क्या मिलेगा? बैंक उसकी जो उसके पास जो अकाउंट होल्डर जो है, यानी जो विदेश के अंदर जो अकाउंट होल्डर है, उसके पास से बैंक कुछ कमीशन लेगी कि भाई मैं ये आपके बिहाफ के ऊपर मैं ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ, तो उसका मुझे जो अमाउंट है उसका मुझे कुछ कमीशन भी देना पड़ेगा, तो ही मैं ये फैसिलिटी दूंगा, बाकी क्यों दूंगा? तो बैंक उसके पास से कमीशन लेगी। उसके बाद है हमारी एक और सब्सिडरी फंक्शन जो है, वो क्या है? टू इश्यू ट्रैवलर्स चेक। In present time, more and more people have started traveling. People have started getting travelers check in order to prevent themselves in losing their cash or getting it stolen during their travel within country or abroad. आज के टाइम के अंदर बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं, बराबर है? तो क्या होता है कि जेब में पैसा लेके घूमना ये थोड़ा क्या रिस्की लगता है, खो जाने का डर लगता है, चोरी हो जाने का डर लगता है, बराबर? तो बैंक क्या करती है, हमें कहती है द होल्डर ऑफ बैंक हमें ये कैश की जगह पे हमें ट्रैवलर चेक हमें इश्यू करके देती है। द होल्डर ऑफ ट्रैवलर्स चेक कैन विड्रॉ मनी थ्रू द चेक फ्रॉम अनदर आउटस्टेशन बैंक और फ्रॉम ए फॉरेन बैंक ब्रांच बाय साइनिंग एज पर हिज स्पेसिमेन सिग्नेचर। तो अगर यहाँ से सपोज कि इंडिया से घूमने जा रहे हैं, कहीं भी सिंगापुर घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ से सिंगापुर की जो करेंसी चल रही है, यहाँ पे मैंने अमाउंट डिपॉजिट किया मेरी बैंक में, तो वो जो सिंगापुर की जो करेंसी होगी उसमें हमको कन्वर्ट करके वो हमें चेक लिख के दे देगी हमारे नाम का, बराबर है? फिर जब हम सिंगापुर जाएंगे तो सिंगापुर के अंदर जो बैंक होगी वहां पे जाके हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंपल हो गया। तो हमें जो रास्ते के अंदर हमें कहीं भी कैश ले जाने का इतना कोई डर नहीं रहेगा, कोई हमें यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है पैसा खोने का या चोरी होने का। Thus check is very reliable and transferable. ये आराम से ट्रांसफर भी हो सकता है। Thus use of travelers check has decreased as the facility of ATM has become widespread. The use of travelers check has decreased as the facility of ATM has become widespread. और ये travelers check का इस्तेमाल करना थोड़ा अब कम हो गया है, क्योंकि जब से ATM कार्ड्स आ चुके हैं तब से ये इसका इस्तेमाल कम होने लगा है। Now service of demand draft. डिमांड ड्राफ्ट इज अ चेक रिटन बाय ए बैंक इन फेवर ऑफ ए ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। डिमांड ड्राफ्ट क्या है? एक चेक है जो बैंक लिख के देती है इन फेवर ऑफ द ब्रांच ऑफ द सेम बैंक, जो उसी बैंक की दूसरी कोई ब्रांच है उसके नाम के ऊपर ये लिख के देती है। द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन इन द डिमांड ड्राफ्ट एंड एज ऑर्डर इज इश्यूड टू पे द अमाउंट टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द ड्राफ्ट। क्या होगा? देखो अभी आप लोग अगर कोई ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के साथ कोई करना है, तो अगर गवर्नमेंट को अगर मैं कोई चेक लिख के दे देता हूँ, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति का जो चेक आया है उसके अकाउंट में पैसा पड़ा होगा या नहीं होगा? नहीं पता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट होता है। डिमांड ड्राफ्ट में क्या होगा? अगर मुझे डिमांड ड्राफ्ट निकालना है कि मुझे किसी को देना है चेक, तो अगर मैं डायरेक्ट चेक लिख के दे दूंगा तो क्या होगा? उस व्यक्ति को मुझ पर भरोसा होगा तो वो चेक लेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर भरोसा नहीं है तो वो चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा होगा कि नहीं होगा, मेरा हकीकत में अभी अकाउंट चालू भी है कि नहीं, वो तो पता नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? हमें डिमांड ड्राफ्ट निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? पहले मेरी बैंक पे जाऊंगा। बैंक में अगर मुझे किसी व्यक्ति को देना है पैसा, तो मैं क्या करूंगा? अगर 50,000 का मुझे देना है तो 50,000 में मेरे बैंक में दूंगा। उसको बोलूंगा कि मुझे इस व्यक्ति को 50,000 रुपये देने हैं, तो उस व्यक्ति के नाम का आप मुझे डिमांड ड्राफ्ट निकाल के दीजिए। तो मैंने 50,000 बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक उसको से मेरा 50,000 के ऊपर कुछ चार्ज भी लेगी मुझसे, बराबर? तो वो 50,000 रुपीज मैंने गारंटी दे दिया ना, अभी 50,000 उसको मिल गया बैंक को। तो अब बैंक मुझे एक लिख के देगी उस व्यक्ति के नाम का डिमांड ड्राफ्ट। अब ये डिमांड ड्राफ्ट जो है वो 3 महीने के लिए वैलिड गिना जाएगा। अब मैं सामने वाली पार्टी को जिसके नाम का मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया उसको अगर मैं देता हूं, तो अब ये गारंटी हो गई। डिमांड ड्राफ्ट दिया मीन्स की ये गारंटी हो गई।
अब वो जाके बैंक पे जाके उसको आराम से विड्रॉ कर सकता है या उसके खुद के डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, क्योंकि ये गारंटी हो गई, क्योंकि कैश डिपॉजिट करने के बाद उसके नाम का ये डिमांड ड्राफ्ट मिला है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट इज अ सिक्योर्ड मीडियम वाइल सेंडिंग मनी टू ए पर्सन और फर्म। ड्राफ्ट जो है वो सिक्योर है, क्योंकि पैसा देने के बाद ही बैंक वो चीज को लिख के दे रही है। तो अब सामने किसी भी पार्टी को अगर मैं डिमांड ड्राफ्ट दूंगा तो वो देखेगा कि ऊपर लिखा है डिमांड ड्राफ्ट, मीन्स के उसका पैसा उसने बैंक में जमा कराया था, अब ये पैसा ये बैंक के पास से मांगेगा। अब वो मुझसे नहीं मांग रहा, अब किसे मांगेगा, वो बैंक के पास से मांगेगा। विद इन 3 मंथ वो 3 मंथ उसको वो विड्रॉ कर सकता है। The person or the firm desirable to send money fills in a certain forms and request the bank to issue the draft। तो ये अगर किसी को फैसिलिटी लेनी है तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट फॉर्म होगा, वो भरना पड़ेगा। On the basis of this request, the bank writes the name of the receiver of the money on the draft and orders it branch or its associate bank to pay the amount। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट जो होगा उसके ऊपर जिसको पैसा मिलने वाला है उसका ऊपर नाम लिखेगी और उसमें बैंक मेंशन ही है, उसकी दूसरी कोई भी ब्रांच पे जाके वो उस चीज को वो विड्रॉ कर सकता है। द सेंडर पेज द बैंक नॉट ओनली द अमाउंट मेंशन इन द ड्राफ्ट बट ऑल्सो द कमीशन फॉर द सेम। अब जो डिमांड ड्राफ्ट निकलवाना चाहता है, बराबर है, वो ये पैसा तो डिपॉजिट करेगा, साथ में उसका कुछ कमीशन भी बैंक को पे करेगा। इफ द बैंक इश्यूज सच ड्राफ्ट विच कैन बी एनकैश्ड इन इट्स ओन सिटी देन इट इज कॉल्ड पे ऑर्डर। अगर मेरी राजकोट में, अगर मैं गुजरात के अंदर राजकोट के अंदर अगर मुझे पार्टी को ही पेमेंट करना है, बरोबर है, तो उसी सिटी के अंदर अगर वो पेमेंट वापस हो जाने वाला है तो उसको बोलेंगे पे ऑर्डर। और अगर राजकोट के बाहर अगर कोई पार्टी है, यानी गुजरात के बाहर कोई भी पार्टी है किसी और जो बैंक इश्यू कर रही है उसके अदर देन दैट सिटी अगर है, तो वहां पे वो डिमांड ड्राफ्ट देगा, और विद इन सिटी है तो क्या देगा, पे ऑर्डर देगा। और फिर सब्सिडियरी फंक्शन हमारा कौन सा है, एक और है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ ए पर्सन एसोसिएटेड विद द बैंक। द बैंक डज फ्रीक्वेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच द बैंक इज वेल अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द कस्टमर्स। Any firm or institute considers the information provided by the bank more reliable in such dealing where credit transaction is required and the firm or the institute wants to check reliability of other firm or institute. Bank issues solvency certificate for the same। बैंक के पास ही हमारे सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो हमारे बैंक जो है उसके हर एक कस्टमर की उसकी कैपेसिटी उसको मालूम होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैपेसिटी अगर किसी और इंस्टीट्यूट को अगर इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी और बैंक को इसकी अगर डिटेल चाहिए तो वो इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, बराबर है। क्योंकि हो क्या है कि एक जगह पे बैंक में अकाउंट खुल गया हमारा, फिर हमको कहीं और जगह से हमको लोन लेनी है, तो कहीं और जगह से हम लोन लेते तो पहले वो चेक करवाएगा इसका ट्रांजेक्शन्स क्या है, तो बोलेगा कहाँ पे आपका अकाउंट है, तो वो उस बैंक से पहले वो इंक्वायरी करेंगे कि हाँ ये जेन्युइन पार्टी है कि नहीं है, इसके अकाउंट में मिनिमम इतनी बैलेंस मेंटेन रहती है या नहीं रहती है, रेगुलर ट्रांजेक्शन करता है कि नहीं। उसके बेस के ऊपर फिर उसको ये बैंक की दूसरी बैंक जो है उसको लोन देगी, बराबर है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। द बैंक इश्यूज सोल्वेंसी सर्टिफिकेट फॉर द सेम। तो जब दूसरी बैंक इसके पास इंक्वायरी करेगी तो बैंक इसको सोल्वेंसी सर्टिफिकेट देगी कि हाँ भाई ये जेन्युइन पार्टी है, इसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े रहते हैं, इसकी अगर हमारे ही बैंक में कोई और लोन चल रही थी तो वो भी उसका रेगुलर पेमेंट कर रहा था, और अगर नहीं करता है तो वो भी डिटेल देगी कि हाँ भाई ये रेगुलर पेमेंट नहीं करता है, इसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं रहते, ताकि दूसरी बैंक के साथ भी फ्रॉड ना हो सके। Then to provide service as an underwriter, when a company comes to market for collection of capital, it always has a fear whether it will get the amount of the issue or not. The company finds difficult to run the business if it does not get the minimum amount. At this time, the bank ensures full or minimum amount of subscription in case of receiving less application amount as compared to the underwriting by the bank. That amount will be subscribed by bank by way of buying securities। ये पूरा शेयर मार्केट से पूरा रिलेटेड हो गया। जब किसी कोई कंपनी जो है अगर वो शेयर्स इश्यू करती है तो उसको मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। अगर वो 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो बैंक जो होगी, जो बैंक जो उसका पैसा जो इश्यू शेयर्स जो इश्यू किए उसका जो पैसा जो बैंक जो कलेक्ट कर रही है उसका पैसा, तो अगर वो कंपनी को 90% वो इश्यू शेयर का सब्सक्रिप्शन अगर नहीं हो रहा है तो बैंक क्या करेगी, जितना परसेंट कम पड़ रहा है वो खुद उसके अंदर उसके शेयर खरीद लेगी। तो इसको बोलेंगे प्रोवाइड सर्विस एज एन अंडरराइटर।
फिर एक और जो लास्ट वन है वो क्या है, टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज सच एज एटीएम, डीमैट and safe deposit vault. The bank also provides its customers the facilities like ATM, demat and safe deposit vault. In condition to this, it also provides facility of credit card and debit card to the customer. और दूसरी सब्सिडरीज कौन कौन सी है इसकी फैसिलिटी के अंदर, ये है कि एटीएम कार्ड देता है, डीमेट कार्ड देता है, सॉरी एटीएम कार्ड, फिर डेबिट कार्ड देती है, और डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट किस लिए होता है, जो शेयर मार्केट में जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो करना था उसके लिए डीमेट अकाउंट खोला जाता है। और सेफ डिपॉजिट वोल्ट यानी कि हमको जो बोलते हैं ना लॉकर फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी भी बैंक ही हमको देती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने मेन फंक्शंस और सब्सिडरी फंक्शंस इसके देखे और इसका मीनिंग क्या है और बैंक क्या काम करती है वो हमने देख लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट को हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के जरिए आपके क्वेश्चन पूछिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी आपके कमेंट मुझे भेजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।